हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? चलिए, अच्छे हैं आप लोग तो हम भी अच्छे हैं। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण सेशन क्लास 11th केमिस्ट्री का लेकर आए हैं, जो कि चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि इस चैप्टर में हम जो यूनिट में पढ़ने वाले हैं वो कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और इन डेफिनेशन के साथ साथ उनके बारे में हम जानेंगे ये डेफिनेशंस क्या कहती हैं और क्या उनके प्रति धारणाएं बताई गई हैं। पहला टॉपिक है रसायन विज्ञान। इस चैप्टर का नाम ही है केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट का नाम ही है केमिस्ट्री, तो इस केमिस्ट्री है क्या चीज़ ये हम जानना चाहेंगे। केमिस्ट्री का मतलब होता है हिंदी में रसायन विज्ञान। इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के पुराने नाम कीनिया से हुई है। मिस्र के पुराने नाम कीनिया से हुई है। कीनिया का मतलब होता है काला रंग। कीनिया का मतलब होता है काला रंग, यानी कि उस समय में मिस्र देश की जो मिट्टी थी वो काली हुआ करती थी, और इसी के नाम से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति को माना जाता है। केमिस्ट्री में होता क्या है, हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु है वो पदार्थ से मिलकर बनी होती है। कोई भी वस्तु है वो पदार्थ से मिलकर बनी होती है। पदार्थ होता क्या है, पदार्थ का मतलब है कोई भी वस्तु जिसमें मास हो। कोई भी वस्तु जिसमें मास हो, मास के साथ साथ प्लस इसमें स्पेस को भी कवर करने की कैपेबिलिटी हो, यानी कि इसके पास स्थान ग्रहण करने की क्षमता होती है। और इन दोनों बात को अगर देखा जाए तो इसी के आधार पर ही हम इसे क्या कहते हैं, पदार्थ। यानी कि पदार्थ के मूल गुण की अगर हम बात करें तो पदार्थ में मास होता है और साथ ही साथ स्पेस होता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट से बात क्लियर हो जाती है कि पदार्थ है क्या। ये बात तो समझ में आ गई। पदार्थ वो होता है जो स्थान ग्रहण करता है और जिसमें भार होता है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान के अगर डेफिनेशन पर चले तो किसी भी पदार्थ की अगर संरचना की बात करें, किसी भी अगर पदार्थ की संरचना की बात करें, उसके गुणधर्म की बात करें, अगर संरचना की बात करें प्लस उसके गुणधर्म की बात करें, और साथ ही साथ उसमें रासायनिक दृष्टिकोण से होने वाले परिवर्तनों का अगर हम अध्ययन करें, रासायनिक दृष्टिकोण से होने वाले परिवर्तनों का अगर अध्ययन करें, रासायनिक दृष्टिकोण से होने वाले परिवर्तनों का अगर अध्ययन करें, परिवर्तनों का अध्ययन, और साथ ही साथ उनके संगठन का भी अगर अध्ययन करें तो हम इसे ही केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान। अर्थात अगर डिफिनीशन की बात करें तो रसायन विज्ञान का मतलब है किसी भी पदार्थ की संरचना, गुणधर्म एवं संगठन, साथ ही साथ रासायनिक दृष्टिकोण से होने वाले अगर परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ये बात क्लियर समझ में आ गई। डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। डेफिनेशन में क्या कहा गया, किसी भी पदार्थ की संरचना, गुणधर्म, संगठन एवं उनमें रासायनिक दृष्टिकोण से होने वाले परिवर्तनों का अगर अध्ययन किया जाता है तो विज्ञान की उस शाखा को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से सुन लेते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ की संरचना, गुणधर्म, रासायनिक दृष्टिकोण से होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन के साथ साथ उसमें निहित संघटक अवयवों का भी अगर अध्ययन करते हैं तो हम इसे रसायन विज्ञान कहते हैं। आप डेफिनेशन के रूप में अगर लिखना चाहें तो इन बातों को इंक्लूड करके लिख सकते हैं। तो ये बात
क्लियर हो गई। दूसरा टॉपिक आता है परमाणु। परमाणु के बारे में अगर हम एक डेफिनेशन के रूप में देखना चाहें तो परमाणु कोई भी पदार्थ जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। ये माना जाता है कि कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु है क्या, डेफिनेशन के रूप में अगर देखना चाहें तो परमाणु के बारे में बताया जाता है कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है। परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जो कि अविभाज्य है तथा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक इकाई के रूप में भाग लेता है। तो ये इतनी बात हमें इसमें समझना है। परमाणु का मतलब क्या हो गया, एक बार फिर से सुन लेते हैं। परमाणु एक अविभाज्य कण है, यह सूक्ष्मतम कण है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आप इतनी बात बता सकते हैं। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। परमाणु द्रव्यमान इकाई, अगला पॉइंट आता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, अगर डेफिनेशन इसकी देखें तो डेफिनेशन में ये बात बताई गई जो कार्बन 12 परमाणु है, कार्बन 12 के कई अपरूप हैं, कई समस्थानिक हैं, और कार्बन 12 के एक समस्थानिक के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई की संज्ञा दी गई है। यानी कि कार्बन 12 अगर एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो कार्बन 12 के एक समस्थानिक के कार्बन 12 के एक समस्थानिक के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है, को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसे हमेशा हम AMU से डिनोट करते हैं, AMU से प्रदर्शित करते हैं। और अगर एक AMU की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू जो आती है वो वैल्यू जो मानी गई है 1.1 AMU 1 होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये वैल्यू मानी गई है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं, कार्बन 12 के एक समस्थानिक के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसे AMU से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों मोस्टली ये जो मैं आपके लिए ले आया हूँ सेशन, ये मुख्यतः यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्रेफर करता है। हालांकि समझने वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैंने जो तैयार किया वो हिंदी बोर्ड के बच्चों के लिए तैयार किया है। परमाणु द्रव्यमान इकाई की बात क्लियर हो गई। कार्बन 12 के एक समस्थानिक के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसे AMU से प्रदर्शित करते हैं, ये बात क्लियर समझ में आ गई। अगर बात करें इसके वैल्यू की तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू जो होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है। चलिए ये बात क्लियर समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, अणु की बात करते हैं। अणु क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं। मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो किसी भी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम रूप, किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम रूप, किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम रूप किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम रूप जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है,
अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में एक इकाई के रूप में भाग लेता है। और रासायनिक अभिक्रिया में एक इकाई के रूप में भाग लेता है, एक इकाई के रूप में भाग लेता है। इसे ही हम अणु कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के रूप में हम इस बात को कह सकते हैं, किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम रूप जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में एक इकाई के रूप में भाग लेता है, अणु कहा जाता है, अणु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जल, अगर जल है तो जल को हम H2O के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा अणु हो गया, जल का अणु हो गया। इसी तरह से हाइड्रोजन के अणु के रूप में H2 के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। HNO3 की अगर हम बात कर लें तो ये भी आपका नाइट्रिक एसिड का एक अणु है। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, तो इस तरह से एज एग्जाम्पल के रूप में आप डेफिनेशन के साथ नोट कर सकते हैं। ये है आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, किसी भी तत्व की बात कर लें अथवा किसी भी यौगिक की बात कर लें, उसका वो सूक्ष्मतम रूप जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक प्रक्रिया में एक इकाई के रूप में भाग लेता है, उसे ही हम अणु कहते हैं। जैसे H2O जल के अणु की बात करें, हाइड्रोजन के अणु की बात करें H2 लिखा जाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड की बात करें HNO3, ये भी मॉलिक्यूल है। साथ साथ और भी ढेर सारे हैं, N2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये एग्जाम्पल के रूप में अणु की परिभाषा हो गई आपकी। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं हम तत्व के बारे में। तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है, जिसका नाम हम आज तक सुनते आ रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तत्व क्या है? तत्व का मतलब होता है एलिमेंट। तत्व का मतलब क्या है? तत्व क्या है? ये है, तत्व एक ऐसा पदार्थ है, तत्व एक ऐसा पदार्थ है, तत्व एक ऐसा एक, या इसे आप डिफिनेशन के रूप में लिखना चाहें तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को, एक ही प्रकार के, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को, बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं, पदार्थ को तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं। ये तो आपकी एक डिफिनेशन हो गई। एक ही परमाणु का मतलब हो गया जैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास है लोहा, आयरन, आयरन के जितने भी परमाणु हैं सभी एक जैसे हैं, सभी एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, सभी एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं, एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं। तो अगर एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम तत्व कहते हैं। जैसे आयरन है तो हमेशा आयरन का ही परमाणु होगा, उसमें कोई हाइड्रोजन का परमाणु नहीं होगा, कोई उसमें नाइट्रोजन का परमाणु नहीं होगा, तो वो सेम टाइप के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। अगर ऐसी बात होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। जैसे आपके पास आयरन हो गया, निकिल हो गया, जिंक हो गया, ठीक है ना, और भी आपके पास है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये ढेर सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। लाइक अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन, निकिल, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हैं।
क्योंकि हम आपको यहाँ पर केवल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करवा रहे हैं, तो बात बेसिक कॉन्सेप्ट के ही बारे में जानेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये हमारे पॉइंट आने वाले चैप्टर में काम करने वाले हैं। बिल्कुल, ये बात भी क्लियर हो गई तत्व के बारे में। तत्व क्या चीज़ है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल में आपने आयरन देखा, निकेल देखा, जिंक देखा, डिफरेंट टाइप के तत्व बहुत सारे खोजे गए हैं। अगर तत्व की हम बात करें तो 114 तत्वों की खोज हो चुकी है। 114 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब तक का जो डाटा आया है वो 114। अब हालांकि रिसेंटली और भी खोज की गई है, तो उनके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है नंबर बढ़ भी जाए, 118 तक की बात की जाती है, बट 114 तक लिखा हुआ रिकॉर्ड में है, तो ऐसा आप मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यौगिक। यौगिक क्या है? यौगिक का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित मात्रा में संयोग करते हैं, आपस में एक निश्चित मात्रा में संयोग करते हैं, एक निश्चित मात्रा में संयोग करते हैं, एक निश्चित मात्रा में आपस में संयोग करते हैं, आपस में संयोग करते हैं, संयोग करते हैं, तो यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी कंपाउंड का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण करते हैं, निर्माण होता है या करते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यौगिक की बात क्लियर हो गई। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित मात्रा में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। सपोज दैट दिस इज द ए एलिमेंट एंड दिस इज द बी एलिमेंट, और दोनों ही संयोग करके क्या बना रहे हैं? ए और बी। ये क्या है? आपका कंपाउंड बना रहे हैं, कंपाउंड। आप एज एग्जाम्पल इसे नोट कर सकते हैं। इनका अनुपात निश्चित होगा, इस तरह से आप यौगिक को बता सकते हैं। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? हम जानते हैं जो भी आपका एलिमेंट बना हुआ है उसमें वो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणु से मिलकर बना हुआ है। परमाणु के बीच में एक ठोस सघन पिंड होता है। अभी हम इसकी डिस्कवरी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मूलभूत जो परिकल्पना है उससे आप जानेंगे। ये है आपका कोई भी तत्व है, तत्व सपोज दैट दिस इज द क्लोरीन तत्व हो गया, क्लोरीन, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन, क्लोरीन आपका एलिमेंट है, और ये एलिमेंट है, और एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है, एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर कई ढेर सारे वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं, ऐसा माना जाता है। और इन वृत्ताकार कक्षाओं में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहे होते हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन पर हम चलते हैं परमाणु क्रमांक की। तो हम ऐसा कह सकते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक में किसी भी तत्व के
परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। परमाणु क्रमांक कहते हैं। ऐसा आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक और हाइपोथेसिस है, थोड़ा सा फार्मूले के रूप में उसे हम थोड़ा ड्रा करना चाहेंगे, उसे नोट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, यानी कि नाभिक में उपस्थित, ऐसा फार्मूला भी है आपका, नोट कर लेंगे। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या। नाभिक में उपस्थित, कहीं ऐसा भी लिखा मिल सकता है, नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या। इसी को आगे हम लिख सकते हैं इक्वल टू परमाणु क्रमांक। यही किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन उपस्थित होंगे या जितना धनावेश उपस्थित होंगे, वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। ये भी आपकी डेफिनेशन क्लियर कट समझ में आ गई होगी। ये हो गया परमाणु क्रमांक को सामान्यतः जो प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करने का जो तरीका है, उसे हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये भी पॉइंट आप नोट करेंगे। डिफिनीशन के साथ साथ ये बात आपकी क्लियर हो गई। नाभिक में उपस्थित किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या अथवा नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। अभी मैंने आपसे चर्चा किया, जो परमाणु है, परमाणु के बीच में क्या होते हैं? परमाणु के बीच में होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और बाहर जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। यही आप कहने भी वाले हैं द्रव्यमान संख्या। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के सामूहिक रूप को, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के सामूहिक रूप को या यू कैन से प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों के योग को, यहाँ पर योग लिखेंगे बेहतर रहेगा, योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। योग को
उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या या मॉस नंबर कहलाता है। मॉस नंबर कहलाता है। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। कहलाता या कहा जाता, आप कैसे भी लिख सकते हैं, कहा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या हो गई। मिश्रण क्या होती है? मिश्रण की अगर हम बात करें तो मिश्रण भी आपका क्लियर है। मिश्रण की अगर बात करें तो मिश्रण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जो आपस में क्रिया ना करते हों, जो आपस में क्रिया ना करते हों को मिला देने पर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। बने पदार्थ को, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जो आपस में क्रिया ना करते हो को मिला देने पर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। सपोज दैट दिस इज द आप गेहूं और चावल ले लीजिए। गेहूं और चावल को आपस में मिलाइए, क्या कोई क्रिया होगी? बिल्कुल नहीं होगी, कोई भी क्रिया नहीं होगी, क्योंकि मिल तो जाएंगे, उन्हें हम मिश्रण कह सकते हैं, बट उनमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और नया प्रोडक्ट बनने का मतलब है वो अपने अस्तित्व को नहीं खोएंगे, जैसे हैं वैसे ही बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ये भी डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन है परमाणु भार। इसे मिटा ले रहे हैं, आगे लिख दे रहा हूँ। परमाणु भार के अगर डेफिनेशन की बात हम जाएं तो हम लिखेंगे किसी तत्व के किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक समस्थानिक के 1/12वें भाग से जितने गुना भारी होता है, उसे उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं। उसे उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार कहते हैं। अभी हम केवल डेफिनेशन की चर्चा कर रहे हैं, इसे समझेंगे। इनकी ज़रूरत खास तौर से जब पड़ेगी तो आपको इसके बारे में और डिटेल बताएंगे हम। किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक समस्थानिक के 1/12वें भाग से जितने गुना भारी होता है उसे उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे केमिस्ट्री के, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। हालांकि इन सब के बारे में आप जानते भी रहे होंगे, लेकिन एक बार मेरा उद्देश्य था कि आपको एक ओवरव्यू दे दूं। और जो आपको नई चीज़ पढ़ने वाली है, इसके बाद नई चीज़ हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके लिए नया भी है। क्लास जो 10th पास करके 11th में आए हैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा नया होगा। बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बस आज के लिए इतना ही। बेस्ट आप लोग।